Hello everyone, this is your revision video of history for annual examination. So your first topic is managing the puppet rulers. After Sirajuddaullah's defeat, कंपनी ने किसे अपॉइंट किया? कंपनी मीन्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने अपॉइंट किया मीर ज़फ़र को एज नवाब ऑफ बंगाल। उन्हें ये लगता था कि वो इजीली उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। सो उन्होंने ये भी रिसीव किया कि उन्हें राइट चाहिए था फ्री ट्रेड करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और वो ये भी चाहते थे कि जो बैटल ऑफ प्लासी में उन्हें इतना ज़्यादा लॉस्ट हुआ है उसका लार्ज सम ऑफ कंपेंसेशन भी वो नवाब से ही ले। सो एक क्लियर मैसेज सेंड कर रहे थे कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती थी इंडियन टेरिटरी के अंदर, उन्हें सिर्फ ट्रेड करने से मतलब था, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना था, उन्हें इंडिया के ऊपर रूल नहीं करना था। वो सिर्फ अपना ट्रेड एक्सपेंड करने में इंटरेस्टेड थे और लोकल रूलर्स को वो कंट्रोल करके रखना चाहते। लेकिन सून ही उन्हें कंपनी को रियलाइज़ हो गया कि उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि वो वीक नेटिव रूलर्स को ज़्यादा टाइम तक एक्सट्रैक्ट करके रखें। सो उन्हें ये चीज़ पता थी कि रूलर्स उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे क्योंकि सबको अपना फ़ायदा ही दिखता है। सो मीर ज़फ़र को जब वो बंगाल के नवाब बन गए थे उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो कंपनी की दिन पे दिन बढ़ती डिमांड से वो फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। सो उस कंपनी के एक्सटॉर्शन को प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने सन इन लॉ को फोर्सफुली डिक्लेयर किया नवाब ऑफ बंगाल, मीर कासिम। उनके सन इन लॉ का नाम था मीर कासिम। उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। जब उन्हें नवाब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई तो मीर कासिम को रियलाइज़ हुआ कि जो रिच रेवेन्यूज़ हैं, जो एफिशिएंट आर्मी है, ये किसी भी रूलर को मेंटेन करना ज़रूरी है। ये प्री रिक्विसाइट्स है कि वो अपनी इंडिपेंडेंसी तभी मेंटेन कर सकते जब उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी हो और बहुत सारा पैसा हो। सो उन्होंने ट्राई किया कि वो अपनी इनकम इंक्रीज़ करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फ्री ऑफ करप्शन करें और वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन मॉडर्न आर्मी को मेंटेन करके रखें। उन्होंने जो ट्रेड की ड्यूटीज़ थी वो रिमूव कर दी बंगाल से और इक्वली प्रॉफिटेबल कर दिया इंडियन ट्रेडर्स के लिए भी और कंपनी के भी लिए भी। उन्हें टैक्स से एग्जाम्प्ट कर दिया। लेकिन कंपनी ऑफिसर्स क्वाइटली कैसे बैठ सकते थे? सो उन्होंने मीर कासिम को डिफीट किया बैटल ऑफ बुक्सार में, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी, और उन्हें बंगाल से बाहर निकाल दिया। मीर ज़फ़र को उन्होंने फिर से पावर दी, लेकिन उन्हें फोर्सफुली उनसे 5 लाख रुपीज़ पर मंथ लिए कंपनी ने। सो कंपनी कंटिन्यू टेरिटरी से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी और वॉर्स, ट्रेड और अदर एक्सपेंसेस वो चाहती थी। देन नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो लास्ट फेज था एनेक्सेशन का वो कब था? 1848 से लेके 1856 तक, जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे इंडिया के। उनके अराइवल के बाद डलहौजी ने डिटरमाइन किया कि उन्हें डायरेक्ट ब्रिटिश रूल मैक्सिमम पॉसिबल एरिया में करना है। सो उन्होंने न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ताकि वो कंपनी के रूल को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सके। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी रूलर किसी भी प्रोटेक्टेड स्टेट से अगर किसी रूलर की डेथ हो जाती तो अगर उसका कोई बायोलॉजिकल मेल हायर नहीं है, मीन्स उनका रूलर का कोई अपना सगा बेटा नहीं है, तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा और वो कंपनी के टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। अगर किसी रूलर का अडॉप्टेड सन है तो भी उन्हें कोई राइट नहीं है थ्रोन का। सो इन स्टेट्स में सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, ये सारी स्टेट्स उन लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर एनेक्स कर ली थी। फाइनली 1856 में अवध स्टेट जो थी वो एनेक्स की गई, क्योंकि वहाँ का जो रूलर था उनमें कुछ मिस गवर्नमेंट थी। नवाब वाजिद अली शाह थे उस समय। अवध को अवध जो था वहाँ का मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ का फ्यूचर अच्छा है गुड्स के लिए। सो डलहौजी चाहते थे कि वो कंपनीज के कंट्रोल में ले उसे। जो ह्यूमिलेटिंग वे था कि वो नवाब को वहाँ से रिमूव किया गया उनके ऑफिस से, उसकी वजह से जो अवध के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और वहाँ से उन्होंने ग्रेट रिवॉल्ट किया, जो कि 1857 में ब्रोकआउट हुआ। 1857 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये टास्क कंप्लीट किया एनेक्सिंग का इंडियन टेरिटरीज़ में।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजेस इन मिलिट्री। कंपनी जानती थी कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की नीड है, तभी वो इंडियन टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर पाएगी। सो उसके लिए उन्होंने स्पेशल अटेंशन दिया स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए। मुगल पीरियड में जो आर्मी थी उसमें कैवलरी होते थे और इन्फेंट्री होते थे। कैवलरी में जो हॉर्स पर बैठ के जो सोल्जर्स फाइट करते हैं उन्हें कैवलरी कहते हैं, और जो फुट सोल्जर्स होते हैं जो पैदल चलते हैं उन्हें कहते हैं इन्फेंट्री। सो वो उनके पास दोनों तरह की आर्मी होती थी, इन्फेंट्री और कैवलरी। कैवलरी का मेजर पार्ट होता था आर्मी का, जिन्हें ट्रेन किया जाता था कि हॉर्स बैक के ऊपर बैठ के फाइट करना है। और जो मुगल इन्फेंट्री होते थे उन्हें ट्रेन किया जाता था आर्चरी और स्वॉर्ड कैसे यूज़ करने हैं। नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू रेज अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री एट द टाइम ऑफ वॉर। जमींदार सप्लाइड मुगल्स विद फुट सोल्जर्स हु वर आर्म्ड पीजेंट्स। वॉर के टाइम पे जो ज़मींदार होते थे वो मुगल्स को फुट सोल्जर सप्लाई करते थे जो कि आर्म्ड पीजेंट्स होते थे। 18th सेंचुरी में जो स्टेट्स थी जैसे कि अवध है, बनारस है, यहाँ पर जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया वहाँ पर पीजेंट्स ने रेगुलर आर्मीज़ दी और उन्हें ट्रेन किया, प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाया उन्हें। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंटिन्यू किया इस मेथड को, रिक्रूटिंग सोल्जर्स वाली को उन्हें आर्मी में कन्वर्ट करने का, जिसे नाम दिया गया था सिपॉय आर्मी। ओके, देन है रोतवारी सिस्टम। एक न्यू मेथड वो लोग लेके आए थे रेवेन्यू कलेक्शन का, जिसे डिवाइस किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रिड ने। किसने रोतवारी सिस्टम कौन लेके आया था? कैप्टन अलेक्जेंडर रिड। इन्होंने कुछ एरियाज़ में इंट्रोड्यूस किए थे। जब कंपनी ने टिप्पू सुल्तान को डिफीट करने के बाद कुछ एरियाज़ को सीज कर लिया था, उस समय ये लोग रेवेन्यू कलेक्शन लेके आए। इस सिस्टम को फिर फर्दर डेवलप किया थॉमस मुनरो ने और ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया साउथ इंडिया में। इस सिस्टम के अंदर जो रेवेन्यू था वो फिक्स किया जाता था जब वो फील्ड को अच्छे से सर्वे कर लेते थे। उसके बाद कोई भी ट्रेडिशन ज़मींदारी सिस्टम का नहीं था साउथ इंडिया में। लैंड रेवेन्यू जो था वो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था रोड्स से या कल्टीवेटर्स से, जो कि ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे कंपनी से, वो लोग डायरेक्टली कलेक्ट करते थे। कोई ज़मींदारी सिस्टम नहीं था कि कोई ज़मींदार होगा बीच में जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। इस सिस्टम में न्यू सिस्टम रिकॉग्नाइज रोड्स एज द ऑनर ऑफ देयर लैंड। जो रोड्स होते थे उन्हें लैंड का ऑनर बनाया गया और इसे नाम दिया गया रोतवारी सिस्टम। रेवेन्यू फिक्स नहीं था परमानेंटली, हर 30 साल में उसे बढ़ाया जाता था। कंपनी का ये बिलीव था कि मिडिल मैन जो एलिमिनेट कर दिया, हमने ज़मींदार हटा दिए, उसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज़ होगा और रोड्स को भी सेव किया जाएगा एक्सप्लॉयटेशन से। एक्चुअल प्रैक्टिस में जो सिस्टम था वो अपलिफ्ट नहीं कर पाया रोड्स के कंडीशन को, क्योंकि जो रेवेन्यू डिमांड करते थे वो लोग वो 50% से भी ज़्यादा लेते थे। जितना भी टोटल प्रोड्यूस होता था उसके 50% से भी ज़्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। सो रोड्स के कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। वो लोग रेवेन्यू टाइम पर नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उनकी लैंड बेच दी जाती थी कंपनी के थ्रू। और अगर क्रॉप फेलियर हो गया इस केस में उन्हें मनी लैंडर्स से बोरो करना पड़ता था पैसा, जो कि वो लोग भी फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि रोड्स जो थे अगर वो लोन पे बैक नहीं कर पाते थे तो फिर उन्हें विलेज से निकाल दिया जाता था। सिस्टम के पास बहुत ज़्यादा पावर थी रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास। इस एक्टिविटीज़ को लार्जली अनचेक किया गया। नाउ सी द फिगर 2। ये इंडिगो प्लांट का फिगर है। इमेज जो है ये इंडिगो प्लांट की है, जो कि मेनली कहाँ पर ग्रो होते हैं? वार्म क्लाइमेट में ग्रो होते हैं मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया में। ये प्लांट यूज़ किया जाता था कलर करने के लिए, जो फास्ट डाइज होती है क्लॉथ को कलर करने के लिए, उसके लिए इसे यूज़ किया जाता था। जैसे कॉटन क्लॉथ है, वुल है, सिल्क है। 13th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो फेमस था ब्लू कलर के लिए। इंडिगो जो प्लांट था वो ब्लू कलर के लिए यूज़ किया जाता था कि किन्हीं भी कपड़ों पर अगर ब्लू कलर की डाई करनी है तो इंडिगो प्लांट यूज़ किया जाता था। एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ वुड प्लांट। ये टेम्परेट रीजन में ग्रो होता है, इसको कूल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है और ये इजीली ग्रो होते हैं यूरोप में, मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप में। जो वुड प्लांट होता है ये यूरोप में ग्रो होता है। अर्ली टाइम्स में इसमें ब्लू और वॉयलेट डाई के लिए यूज़ किया जाता था। किसी भी क्लॉथ पे अगर ब्लू या वॉयलेट कलर करना है तो वुड प्लांट यूज़ किया जाता था, लेकिन इसका कलर उतना ब्राइट नहीं होता था जितना कि इंडियन इंडिगो का होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
जो ट्राइबल ग्रुप से, जैसे कि खोंड से उड़ीसा के, बेगा से सेंट्रल इंडिया के, या बहुत सारे हिलियो फॉरेस्टेड एरियाज़ जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर ज़ूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता था। इस कल्टीवेशन में जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं उनको क्लियर कर दिया जाता है, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड बना दिया जाता है। जो ट्री टॉप्स होती थी उन्हें कट कर देते थे, जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो ग्राउंड तक आ पाती थी। जो प्लांट ग्रो होते थे उस लैंड पर उन्हें स्लैश कर दिया जाता था, फिर उन्हें ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता था, फिर उन्हें जला दिया जाता था। फिर जलाने के बाद जो ऐश बचती थी उस ऐश में को प्रोड्यूस में मिक्स कर दिया जाता था सॉइल के साथ, जिससे कि उसमें पोटाश की इंक्रीजमेंट होती थी और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती थी। फिर प्लॉट को प्रिपेयर किया जाता था क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। सॉइल को स्क्रैच किया जाता था। जो गॉन्ड्स थे वो लोग प्लॉ भी यूज़ करते थे लैंड को डिग करने के लिए, और सॉइल में ऐश मिक्स करते थे। उसके बाद सीड्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता था, स्कैटर्ड कर दिया जाता था पूरे फील्ड पर। फिर जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती थी, ट्राइबल कल्टीवेटर्स दूसरे प्लॉट पर शिफ्ट हो जाते थे और सेम प्रोसेस वहाँ पर भी रिपीट करते थे क्रॉप्स ग्रो करने की नेक्स्ट सीज़न के लिए। अगर कोई भी फील्ड एक बार कल्टीवेट हो गया फिर उसे वो ऐसा ही छोड़ देते थे, ताकि वहाँ पर 10 to 15 ईयर्स के लिए उस जगह को वो लोग छोड़ देते थे, ताकि फिर से वहाँ पर रीग्रोथ हो सके। जो लाइफ थी ट्राइबल पीपल की वो डिपेंड कर देती थी फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज़ द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ओके, शिफ्टिंग कल्टिवेशन मीन्स वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट होते जाते थे, वो एक ही जगह पर नहीं रहते थे। देन इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड। ये तो हमने देखा है कि ट्राइबल पीपल्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था ट्रेड का, क्योंकि ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। ये हमें समझते हैं सांथाल सिल्क ग्रोवर्स के कंटेक्स्ट से। 18th सेंचुरी में जो डिमांड थी इंडियन सिल्क रोज़ की, वो यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छी थी। उसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो सिल्क प्रोडक्शन को इंडिया के अंदर और ज़्यादा इंकरेज करे। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए ताकि कुकुन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और उन्हें सिल्क ऑब्टेन हो। जो सांथाल्स थे हज़ारीबाग के, वो लोग कुकुन रेयर करते थे और वहाँ पर फिर जो ट्रेडर्स के एजेंट होते थे वो उनसे डील करने जाते थे। एजेंट्स उन्हें लोन देते थे सांथाल्स को, ताकि वो लोग कुकुन रेयर कर सके और उसके बदले वो फिर उनसे कुछ सम ऑफ मनी लेते थे। नेक्स्ट इज मुंडा रेबेलियन। जो बिरसा थे वो एक ब्रेव हीरो थे मुंडा ट्राइब के। उन्होंने ट्राइब्स के मेंबर्स को यूनाइट करके रखा, ताकि वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का ऑपरेशन है और इनजस्टिस है उसके अगेंस्ट वो लोग खड़े हो सके। जो डिकूज़ है, डिकूज़ वो आउटसाइडर्स के लिए कहते थे, जैसे कि मनी लैंडर्स से, ट्रेडर्स से, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स से, इन सबको वो लोग डिकूज़ कहते थे, मीन्स आउटसाइडर्स। जो भी उनके ग्रुप के नहीं होते थे, ग्रुप से बाहर के लोग, डिकूज़। जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन थे मुंडास की पहले और कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, वो बहुत बेकार थी। मुंडास ट्रेडिशनल राइट्स जो थे उनके लैंड से, वो भी उनसे छीन लिए गए थे। जितने भी मुंडास थे वो लोग जॉइंटली लैंड को हेल्ड करते थे और ट्राइब्यूट पे करते थे अपने चीफ को। तो जो लैंड सिस्टम था मुंडास का, उसे उन्होंने नाम दिया था खूटखाटी सिस्टम। दिस सिस्टम बिगैन टू इरोड एज ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द ज़मींदारी सिस्टम इन दिस एरिया। बाद में ब्रिटिशर्स वहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम लेकर आ गए। ज़मींदार को डिक्लेयर कर दिया लैंड ऑनर और मुंडा कल्टीवेटर्स को रेंट पेइंग टेनेंट्स बना दिया। मीन्स जो उनकी ज़मीन थी खुद की, वो उनसे छीन ली गई और उन्हें अब रेंट देना पड़ता था उस ज़मीन का। ट्राइबल्स को फोर्स किया जाता था कि वो हाई रेट इंटरेस्ट पर लोन ले मनी लैंडर से, और अगर कोई नॉन पेमेंट होता था तो फिर उन्हें अपने एंसेस्ट्रल लैंड से एविक्ट कर दिया जाता था, मीन्स उन्हें अपने एंसेस्ट्रल लैंड से हटा दिया जाता था। अगर कोई मुंडाज अनेबल होते थे कि वो लोन ना पे करे तो फिर उन्हें बॉन्डेड लेबरर बना दिया जाता था, कि उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। ये जो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम था मुंडास का, which provide them justice without paying the fee, was also replaced by modern courts। जो उनका जुडिशियल सिस्टम था वो भी रिप्लेस करके वहाँ पर मॉडर्न कोर्ट सिस्टम लेकर आ गए वो लोग। देन आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अपराइजिंग।
बाय द एंड ऑफ 1859 के एंड में ब्रिटिश ने रीगेन कर ली कंट्रोल कंट्री के ऊपर। ये टाइम था कि इट्स टाइम फॉर दैम टू रिफ्लेक्ट अपॉन द कॉजेज दैट लेड टू द ग्रेट अपराइजिंग। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अब पॉसिबल नहीं है कि वो कंट्री के ऊपर रूल कर सके अर्लियर पॉलिसीज़ के साथ, सो उन्हें कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया नया 1858 में, जिसमें उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड कर दिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि वो इंडिया से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है उन्हें वो एडमिनिस्टर करें। सो यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया 1858 में। वो लोग एक न्यू पोस्ट लेके आए सेक्रेटरी की, जो कि जितने भी मैटर्स होंगे रिलेटेड टू इंडियन गवर्नेंस के वो लोग लेंगे। उन्होंने अपॉइंट किया मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट को, न्यू काउंसिल बनाया जिसमें नाम दिया गया इंडिया काउंसिल, जो कि एडवाइस दे सके। जो गवर्नर जनरल है इंडिया के, उन्हें टाइटल दिया वाइसरॉय का, और वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो गए क्राउन के। इन मेजर्स के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो गई इंडियन टेरिटरीज के ऊपर रूल करने के लिए। ओके।